नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं पद परिचय कि बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। व्याकरण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं इसको और उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वाच्य अपलोड कर दिया है, बहुत ही आसान तरीके सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है, आप उसको देख लें। नहीं, शुरू करते हैं पद परिचय। सबसे पहले पद परिचय शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पद क्या होता है, शब्द क्या होते हैं, वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा है मैंने कि पद परिचय को समझने से पहले आपको पद को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पद आप समझ जाइए कैसे क्या होता है पद और शब्द में अंतर क्या है। ठीक है, वर्णों के आपने उनको मिलाया और इस तरीके से मिलाया कि कोई एक सार्थक मेल बने। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ क, ल, म। ठीक है, ये तीनों वर्ण हैं, है ना। अब इन तीनों वर्णों को मैंने आपस में मिलाया, मिलाने के बाद शब्द क्या बना? कलम। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि ये आपको समझ में आ गया कि ये कलम बन गया और ये क्या बन गया? ये शब्द बन गया। ठीक है, ये सिंपल आपका एक शब्द बन गया। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं जिनका एक अर्थ होता है। ठीक है, अब शब्द ही कैसे पद बनते हैं आपको ये समझ में आना चाहिए। जैसे मैं एक लाइन ऐसे ही लिख रहा हूँ, केवल देखिए, काम का है कलम। ठीक है, हाँ, काम से लिखता है कलम। ठीक है, अब इसका आप मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये एक प्रॉपर डिसेंट ऑर्डर में नहीं है, जिस वजह से आप इनका मतलब नहीं निकाल पा रहे, इस वाक्य का मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है ना। जब हम इसको व्याकरण के नियम के हिसाब से सजाएंगे, है ना, और व्याकरण के नियम के हिसाब से सजाएंगे कैसे, क्या लिखेंगे हम इसमें कि राम कलम से लिखता है। ठीक है ना। तो देखिए, अब जब व्याकरण के नियम से लगा तो सारे शब्दों का मतलब समझ में आ गया और ये सारे शब्द अब पद बन गए। ठीक है, तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार हो जाता है, तब उसे हम पद कहते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द लगे हैं, वो सारे अब शब्द ना होकर के अब क्या कहलाएंगे? वो पद कहलाएंगे और उनका कोई ना कोई व्याकरणिक पद परिचय होगा। ठीक है ना। तो अब आपको यही समझना है क्या यहाँ पे कि वाक्य में जितने भी शब्द हैं, आप जो भी शब्द आप बोलिए, मैं जितने शब्द बोल रहा हूँ हिंदी के, आप इंग्लिश के जितने शब्द बोलते हैं, वो सब में सब सारे शब्द पद हैं। तब जब उनको व्याकरण के नियमों के अनुसार आपने सजा दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो शब्द हैं, ये जिनको आपने अभी पद बोल दिया, अब यही पद, इन्हीं पद का आपको परिचय देना होता है कि आखिरकार उस सेंटेंस में वो जो पद इस्तेमाल हुआ है वो किस रूप में और व्याकरण के किस नियम के अनुसार वहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, उसी को हम पद परिचय बोलते हैं। तो देखिए लिखा है, राम ने पत्र पढ़ा। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। ठीक है, तो राम पत्र और पढ़ता है, ये सब क्या बन गए? पद बन गए। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत कर्णिक परिचय देना ही पद परिचय है। और सिंपल वे में आपको समझना क्या है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो शब्द युक्त हो रहे हैं उन्हें हम पद कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्याकरण के नियम के अनुसार वहाँ किए गए हैं। उन्हीं पदों का परिचय देना, उन्हीं पदों का इंट्रोडक्शन देना ही पद परिचय। ठीक है, जैसे होता नहीं है, घर में कोई मेहमान आया तो अब आप जब उनसे मिलाते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं ये मेरा छोटा भाई है ना, ये मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, और ये मम्मी है, ये मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप उनका परिचय देते हैं। ठीक है, वही सेम काम ये है यहाँ पे है क्या, वक्त में जो शब्द हो रहे हैं उनका आपको व्याकरणिक परिचय देना है। व्याकरण के अनुसार जो नियम के अनुसार उनको आप पालन किया है, उन्हीं का पद का ही में कहलाता है आपका पद परिचय है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, व्याकरणिक परिचय एक्चुअल में होता क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए। वाक्यों में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी होता है या तो अविकारी होता है। दो बातें बिल्कुल ठीक है, समझ लीजिए, विकारी या तो अविकारी, और उसके भेद होंगे, उपभेद होंगे। लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि शब्दों के साथ साथ उसका संबंध अविकारी है तो वह था, उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है यह बताना ही व्याकरण मतलब।
कुल मिलाकर के आप समझिए कि जो भी चीज़ें होंगी उनके 2 प्रकार का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें वहाँ पे जितने भी शब्द इस्तेमाल होंगे, तो वो भारी होगा, तो वो अविकारी होगा। ठीक, वो ध्यान समझ लीजिए। अब आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रखा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? पार्ट ऑफ स्पीच में आपने देखा हुआ है कि जो हमारे टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं, ठीक है? 8 में जो शुरू के 4 हैं, टोटल हैं, शुरू के जो 4 हैं वो विकारी हैं और बाद के जो 4 हैं वो अविकारी हैं, ठीक है? अविकारी कौन-कौन से हैं? जैसे संज्ञा, ठीक है? अब संज्ञा आपको पता है नाउन, है ना? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको पता है सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है? सर्वनाम जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, है ना? अगर आप इनको देखिए इंग्लिश से समझते जाएँगे, इंग्लिश के शब्दों से मिला के समझेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ पाएँगे और अच्छे से समझ पाएँगे और याद भी रहेगा लंबे समय तक। अगला देखिए कौन-सा है? अगला है विशेषण, ये आपने सुना ही रखा हुआ है विशेषण, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। उसके बाद है एक सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया, ठीक है? ये है वर्ब, है ना? इसी तरीके से अविकारी में अगर हम ध्यान से देखें, एक है क्रिया विशेषण, ठीक है? क्रिया विशेषण, हाँ, और ये है एडवर्ब, यहाँ पे एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। उसके बाद है संबंध, को आप प्रीपोजिशन बोलते हैं। एक है समुच्चय, जिसको आपने पढ़ा होगा रचना के आधार पे वाक्य भेद में, संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में, ठीक है? समुच्चय कंजक्शन के बाद है विस्मयादिबोधक, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, है ना? तो ये सारे हैं, ये 8 आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, इनके प्रकार अच्छे से याद होने चाहिए। मैं अभी यहाँ पे बात करूँगा इन सारे पे, हम क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से। अगर आपको इनके प्रकार याद हैं और आप इनको पहचानना जान जाएँगे, तो तुरंत ये पद परिचय का जो चैप्टर है बड़ा आसान लगेगा आपको और बड़े आराम से आप इसको कर पाएँगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पे लिखा है वही संज्ञा। संज्ञा के पता होना चाहिए आपको, संज्ञा के तीनों भेद पता होने चाहिए। लिंग, ठीक है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन, एकवचन या बहुवचन, ठीक है? और कारक, ठीक है? और क्रिया के साथ संबंध, ये पद परिचय है संज्ञा का। इसी तरीके से आपको सर्वनाम का करना पड़ेगा, इसी तरीके से विशेषण का करना पड़ेगा और इसी तरीके से क्रिया का करना पड़ेगा। क्रिया में कुछ बातें और आ जाती हैं, जैसे क्रिया का भेद, है ना? 2-3 तरीके से हैं भेद इसके, वो हम देखेंगे यहाँ पे। और साथ में अ, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग सेम है, एकवचन, बहुवचन, पुरुष की बात की जाती है यहाँ पे, काल, काल आपको पता है टेंस वाली बात है, कि भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल है, वाच्य हमने पढ़ रखा है ना? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, अभाववाच्य, धातु कर्म है, कर्ता का उल्लेख किया जाए कि कर किस इसमें इस पूरे सेंटेंस में ये क्रिया किसके लिए, इसका कर्ता कौन है, ठीक है? तो उसका प्रयोग होगा। अब ये ऊपर के जो 4 हैं, ये जो 4 हैं आपके, ये 4 क्या कहलाएँगे? ये आपके हैं विकारी, ठीक है? इस बात को रट के रखिए बिल्कुल, है ना? और ये जो नीचे के 4 हैं, ये वाले, ये कौन से? अविकारी, है ना? इसमें आपको किस तरीके से पद परिचय करना है, हम सब पे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन देखिए समय बहुत कम है और बोर्ड परीक्षा आपकी आ रही है, इसलिए आप क्विक रिवीजन करिए, हाँ? कुछ चीज़ें पढ़ कर के आइए और कुछ चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, उसपे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और जल्दी से ये पूरा हो जाएगा, ठीक है? क्रिया विशेषण, अब क्रिया विशेषण का भेद आपको पता होना चाहिए। साथ में किसकी विशेषता बताई जा रही है ना? जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, उसका आप उल्लेख करेंगे। जैसे समुच्चय में क्या होता है कि समुच्चय के भेद आपको पता होना चाहिए। जिस शब्द या पद को मिला रहा है, उसका उल्लेख होना चाहिए। आपने देखा है कि समुच्चय में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, कब? रचना के आधार पे वाक्य भेद में। जब शब्दों के बीच में दे दिया जाता है समुच्चय और बच्चे क्या करते हैं, उसको टिक कर देते हैं, ये तो संयुक्त हो गया, ठीक है ना? तो वो ध्यान रखना है हमें। इसी तरीके से संबंध बोधक, उसका भेद आपको पता होना चाहिए और जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे ही विस्मय बोधक में वो शब्द क्या है? हर्ष का सूचक है, भाव का है, शोक का है, घृणा का है, विस्मय का है या किसी एक भाव को निर्देश करता है। मतलब कि कोई और जो भाव है, उसको आपको दिखाना है, ठीक है? तो विस्मय बोधक। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आपको इन आठों को अच्छे से याद करना है, उनके प्रकार याद करने हैं, ठीक है? साथ में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आपको पता होना चाहिए, विकारी के केस में, एकवचन, बहुवचन पता होना चाहिए, कारक पता होना चाहिए, ठीक है? विकारी के केस में। अब आप देखिए ध्यान से इसको समझिए क्या कि ये जो 4 हैं विकारी वाले, सीबीएसई इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। विकारी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? कि आप इसके भेद भी बता सकते हैं, लिंग भी बता सकते हैं, वचन भी बता सकते हैं, कारक भी बता सकते हैं, ठीक है? लेकिन कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो 4 हैं आपके कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध और विस्मयादिबोधक। फिर भी हम
क्रिया विशेषण और समुच्चय को अच्छे से पढ़ेंगे होंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनके प्रकार हैं और साथ में थोड़ा-सा अंतर है कुछ चीज़ों को लेकर के, जिसमें बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं विकारी से, है ना? अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सोच रहे होंगे कि आप ये विकारी एक्चुअल में होता क्या है ना? विकारी 2 बातें हमने बोली, विकारी और अविकारी, ठीक है? अब आप समझिए, है ना? पार्ट ऑफ स्पीच में जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, ये 4 शब्द, ये इनसे रिलेटेड जो 4 शब्द हैं वो विकारी में आते हैं। मतलब कि विकार उत्पन्न किए जा सकते हैं। विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब ये होता है कि आप बीमारी पैदा कर दो, है ना? बीमारी पैदा करने का मतलब ये है कि आप उसमें परिवर्तन कर दो। कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से आप परिवर्तन कर दो। जैसे देखिए, अब जैसे यहाँ लिखा है लड़का, है ना? अब लड़का लिखा हुआ है, लड़के में आप ई की मात्रा लगा दीजिए तो क्या बन जाता है ये? लड़की बन गई, ठीक है ना? लड़की हो गया, मतलब कि लिंग परिवर्तन हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। अब और देखिए, लड़का लिखा है, आप उसको लड़कों कर दीजिए, ठीक है? तो लड़के से ही आपने क्या कर दिया? वचन परिवर्तन कर दिया, मतलब कि एक वचन का बहुवचन हो गया। तो ये है किस तरीके से आप शब्दों में विकार पैदा करके और बहुत सारे शब्द बना पाते हैं, ठीक है ना? तो ऊपर से वो 4 हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सॉरी क्रिया है। मैं आपको बार-बार इसलिए ये बातें बता रहा हूँ ताकि आपको रट जाए ये चीज़ें, और विकारी शब्दों पे ज़्यादा काम करना है आपको। मतलब कि संज्ञा पे, सर्वनाम पे, विशेषण पे और साथ में क्रिया पे, ठीक है? अब देखिए संज्ञा, अब संज्ञा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी इंसान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान और भाव को हम संज्ञा कहते हैं। ये बहुत सिंपल सा है और कई बार, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव, उसको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है? इसी के आधार पे संज्ञा के 3 प्रकार हैं और तुरंत रटते चलिए साथ में, एकदम रट रट लीजिए तुरंत साथ में। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है? व्यक्तिवाचक क्या होगा? कोई भी नाम, जितने भी नाम हैं आपके, राम हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली, गांधी जी, गंगा, हिमालय, जितने भी नाम हैं आपके किताबों के नाम सब में आ जाते हैं व्यक्तिवाचक। जाति में क्या आएगा? जाति में जिन चीज़ों के प्रकार आप बता सकते, ठीक है? प्रकार का मतलब ये है कि जिन चीज़ों का, जैसे बालक, अब बालक का कोई ना कोई नाम हो सकता है, ठीक है? अध्यापक, अध्यापक का मतलब कि एक पूरी कम्युनिटी हो गई, ठीक है? पूरा एक रेसेस वाला पार्ट हो गया, तो वहाँ पे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है? भाव में, जिसको आप इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जिनको आप टच नहीं, छू नहीं सकते, एक तरीके की फीलिंग्स है, ठीक है ना? एक तरीके की अवस्था है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, मतलब कि वो बातें, है ना? जिनको आप टच नहीं कर पाएँगे, तो वो भाववाचक संज्ञा में आता है। तो क्या हो गया? बचपन, अपनापन, घृणा, प्रेम, मित्रता, मजबूती और सफाई, ठीक है? इसका मैंने एग्ज़ाम्पल एक बड़ा बढ़िया-सा बनाया हुआ है, देखिए आप समझिए इस चीज़ को। जैसे अगर हम एक परिवार की बात करें, तो ये परिवार में सारे लोग मिल जाएँगे। कैसे देखिए, है ना? जब हम एक शब्द कहते हैं परिवार, तब हम एक शब्द कहा हमने परिवार। अब परिवार आपके हिसाब से कौन-सा है? देखिए, परिवार आपको पता है कि ये समूहवाचक है, ठीक है? जातिवाचक के ही कुछ प्रकार को जातिवाचक में ही 2 प्रकार और डाल दिए जाते हैं, एक होता है समूह और दूसरा होता है द्रव्यवाचक, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि वो समूह और द्रव्य जातिवाचक का ही है, ठीक है ना? तो कुछ जगह पे अलग करके लोग दिखाते हैं संज्ञा के 5 प्रकार, लेकिन कुछ जगह पे 3 प्रकार दिखाए जाते हैं। तो आप इन 3 को ही याद रखिए और कोशिश करिए कि इन्हीं तीनों पे पद परिचय आप लिख कर के आइए, ठीक है? अब देखिए, एग्ज़ाम्पल समझते हैं परिवार से, आप सबका परिवार, है ना? देखिए उसके हिसाब से जब आपने शब्द बोला परिवार, तो परिवार हो गया समूहवाचक, ठीक है? अब परिवार में कुछ आदमी हैं, कुछ औरत है, कुछ आदमी हैं, कुछ औरत है और कुछ बच्चे हैं और कुछ लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, मतलब कि ये सारे, ठीक है? अब ये कौन-सा हो गया? आपको पता है ये जातिवाचक हो गया, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है? जातिवाचक हो गया, ठीक? इसी तरीके से उनके नाम होंगे, कुछ ना कुछ नाम होंगे, सोनू, मोनू, है ना? राम, सीता, जो भी नाम है, सोनू है, मोनू है, ठीक है? ये तुम्हारा क्या बन गया? ये बन गया आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है? ये हो गया व्यक्तिवाचक। ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको, संज्ञा यहीं पे तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक है? आदमी, औरत, बच्चे, ठीक है? ये सब जातिवाचक में आ गए। नाम, सोनू, मोनू, जितने भी नाम थे वो सब तुम्हारे किस में आ गए? व्यक्तिवाचक में आ गए। इसके बाद अब इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो रिलेशन क्या हो सकता है? प्रेम का हो सकता है, घृणा का हो सकता है, भाई-भाई, बहन में लड़ाई होती है, तो ये सारे रिलेशन हो सकते हैं। ये सब किसमें आ गया आपका? ये आ गया भाववाचक में। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है आपको ये समझने में, है ना? फिर उसके बाद ये खाने-पीने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो क्या होंगे? या तो ठोस हो सकते हैं, या तो वो द्रव हो सकते हैं, या तो वो गैस, जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है? तो वो कौन-सा बन गया आपका?
द्रव्यवाचक संज्ञा बन गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से बड़े आराम से इसको याद कर सकते हैं, है ना? ठीक है, देख लीजिए आप इस संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना? ठीक, तो आप एक परिवार का एग्जाम्पल लेकर के, अपने घर का एग्जाम्पल लेकर के आप बड़े आराम से संज्ञा को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि मुझे समझ में आ गया, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अगला देखिए है, पहले हम थोड़ा-थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा-थोड़ा सा, है ना? ठीक है? सर्वनाम, संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, एक, कुछ। ठीक है, ये आपको बड़ा सिंपल से पता ही होगा कि टोटल 6 प्रकार है सर्वनाम के, है ना? ये रट लेना है आपको, आप किस तरीके से रटेंगे थोड़ा सा नाम देख करके याद करिए, समझ करके, है ना? जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, अब पुरुषवाचक में 3 है, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है? ठीक, अब देखिए यहाँ पे उत्तम कौन होता है? बोलने वाला, जिसके लिए आपको पता ही होगा आई और वी का इस्तेमाल करते हैं हम इंग्लिश में, यू का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसमें जिसके विषय में बात की जा रही है, मतलब कहने का ये है कि सपोज करिए 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, है ना? 2 लोग, ठीक है? तो जो बोलने वाला है वो हमेशा क्या होगा? उत्तम होगा। जो बोलने वाला है हमेशा उत्तम होगा, और जो सुनने वाला है वो हमेशा क्या होगा? सेकंड पर्सन, मतलब कि वो मध्यम होगा, ये मध्यम हो गया, ये हमेशा उत्तम होगा। ठीक है? अब इन दोनों के अलावा जो और लोग हैं बाकी, वो सब कौन होंगे? अन्य हो गए, जिसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है? वो सारे अन्य हो गए, अन्य पुरुषवाचक, है ना? इसके विषय में बात की जाए, कि दूर है वो तुम्हारा क्या हो गया? ये पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है? तो देखिए, है ना? पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, ध्यान रखना है आपको, लिविंग चीज़ों के बारे में याद रखना है इसमें। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में ने वाला तुम और आप हो गया, जिसके विषय में बात की जा रही है वह और वे हैं। अच्छा, इसी और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको सीबीएसई के द्वारा पूछे गए सवाल है, उनका भी आपको एक प्रश्न दिखाएँगे, इस तरीके से आप उनको हल करना है और कैसे आपको पूरे अंक उसमें प्राप्त। देखिए, इस तरीके से ये वाला, है ना? तो ये भी हम बात करेंगे इसमें पूरा समझ लें, उसके बाद हम इसमें हम बात। अब देखिए, अब उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है? कन्फर्म होना चाहिए कि यह, ये, वह, वे। ठीक है ना? एक आपने सुना ही होगा दीज़ दोस्त, और ये बड़ा सिंपल सा है। ठीक है? इंग्लिश में सुना हुआ अनिश्चित वाच्य है, कोई और कुछ, कोई जा रहा है, कुछ खा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको। प्रश्नवाचक में सवाल किया जाएगा, क्या क्या हुआ? ठीक है? कौन जा रहा है? किसे? है ना? ठीक है? किसको पता है? किसको किसने ये पास है? अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको समझना बड़ा आसान है। अगर मान लीजिए किसी वाक्य में कहीं पंख हो रहा है, तो आप इस बात में रखिए कि जब भी कभी भी वो आएगा तो उसके पीछे कोई ना कोई एक नाम है ना? इससे भी गेस करेंगे तो आप आराम समझ जाएँगे कि ये पक्का तौर पे सर्वनाम है, और सर्वनाम के ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं इनको रट लीजिए। बहुत ये जो एग्ज़ाम्पल है आपको बहुत ही सहायता जानने में, है ना? ज़्यादा नहीं है, 10, 15, 20 है ना? आप आराम से इसको रख लीजिए, तो भी आपका बहुत हद तक मामला पर परिचय में ठीक हो जाएगा। प्रश्नवाचक समझ में आ गया, क्या, कौन, किसे, किसको। संबंधबोधक, संबंधवाचक, जिसकी, उसकी, वह, जो, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, है ना? वह, जो, एक जैसी करनी, वैसी भरनी, है ना? तो ये बड़ा सिंपल सा है संबंध वाला। ये सारे आपको पते होने चाहिए। इसी तरीके से निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में हम सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, खुद, अपने आप, स्वतः। ठीक है ना? ये आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम, खुद, स्वयं, मैं यह काम स्वयं करूँगा। ठीक है? अपने आप, स्वतः आदि। तो ये 2 आपने जो पढ़ लिए, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे कि पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, पद और शब्द में तक है, किस तरीके से हम जो व्यापक नियमों के हिसाब से शब्दों को चय व पारसी पद का परिचय देना व्याकरण की तरीके से। और अब इसमें आपको 2 बातें बात करनी है, आदि क्या है? हाँ, आदि शब्द कौन-कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें जो भी शब्द आती हैं, उसके बाद से विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, ये सब आदि के पार्ट हैं। आपको मैंने ये भी बता दिया, इससे सीबीएसई ज़्यादा सवाल पूछता है और इससे कम सवाल पूछे जाते हैं। कार्य हमने शुरू कर दिया है, जिसमें हमने संज्ञा पढ़ लिया और सर्वनाम पढ़ लिया। अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इसको सीबीएसई के
पेपर से, ठीक है? तो आज तक के लिए इतना ही, है ना? धन्यवाद।